हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के दूसरा पार्ट है। इस भाग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 60 तक कवर करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वो अपने नोटबुक में सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे। परीक्षा में इससे बाद कुछ नहीं आएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है। ठीक है, आपके सामने है क्वेश्चन कि धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं का ऑक्साइड जो है वह क्षारीय होता है, अर्थात 25 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती है, अर्थात अधातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या इनमें सभी। तो अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, अर्थात 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड को कहते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी में है ZnO, सी में है सल्फर डाइऑक्साइड और डी में है ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो है वह डी अर्थात ए तथा बी दोनों हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये फास्फोरस ऑक्साइड हो गया और ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों अधातु का ऑक्साइड है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ये धातु का ऑक्साइड है, सोडियम क्या है, धातु है, इसलिए यह क्षारीय होगा। तो ये 28 का सही आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और O2। तो चूने के पानी को दूधिया कर देने वाला गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, अर्थात 29 का सी हो जाएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। 30 में कह रहा है कि जिंक या सोडियम या मैग्नीशियम या सल्फ्यूरिक या नहीं तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन से गैस, यानी कि जिंक हो या सोडियम हो या मैग्नीशियम हो, इन धातुओं तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोगों को पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि धातु और अम्ल के बीच में अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर सी H2 हो जाएगा। इसके बाद अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। आप देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वह जल में घुलकर जल को अम्लीय बना देता है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, अर्थात 31 का सही उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आपके समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 32 में आप देख सकते हैं कौन कौन सा पदार्थ या विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आप जानते हैं कि अम्लीय विलयन का यह गुण होता है कि वह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। तो 32 का हमारा सही उत्तर ए अम्ल हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कौन सा पदार्थ विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल, क्षार, लवण या इनमें सभी। तो आप जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला जो है वह क्षारीय विलयन करता है। तो इसलिए 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 33 का सही उत्तर जो है वह बी क्षार हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 34 को देख सकते हैं। 34 में कह रहा है कि निम्न में कौन लवण है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सल्फेट है K2SO4, तो सल्फेट क्या होता है, लवण होता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर सी अर्थात पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 35 को देख सकते हैं। कह रहा है कि
टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि जो हम लोग मुंह धोते हैं तो जो पेस्ट होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वह क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई। आप टूथपेस्टों का यूज क्यों करते हैं? दांतों के सफाई के लिए, दांतों के सफाई के लिए। तो जो हमारे दांतों पर जो भी परत बनता है वह प्रायः क्या होता है, तो जो गंदगी से संबंधित है वह प्रायः वह अम्लीय होता है। तो टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? टूथपेस्ट क्षारीय होगा तो वह अम्ल से क्रिया करके दांतों को अच्छे से सफाई कर पाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होगी, तो टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होगी। ठीक है बच्चों, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय, अर्थात 35 का ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 36 को देख सकते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंतमंजन प्रायः होता है वह क्या होगा, यानी कि हमारे टूथपेस्ट कैसे होता है? क्षारीय होता है, तो वह दंतमंजन भी क्या होगा? क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दंतमंजन होगा उसकी भी प्रकृति क्या होगी बच्चों? क्षारीय होगी, अर्थात 36 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। 37 में आप देख सकते हैं, कह रहा है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है वह 4.0 से 4.8, या 5.0 से 5.8, या 6.0 से 6.8, या 7.0 से 7.8 किस पीएच परास में हमारा शरीर कार्य करता है। तो बच्चों, हमारा शरीर जो है वह 7.0 से 7.8 के पीएच परास में काम करता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में कि एक्वा रेजिया, जिसको रॉयल जल या अम्लराज भी कहते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl तथा नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 का अनुपात होता है। यानी कि HCl और HNO3 के मिश्रण किस अनुपात में मिला होता है जिससे एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर जो है वह 3:1 होता है, यानी कि 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिलने पर क्या बनता है बच्चों? अम्लराज बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3:1। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 को दिया है 1:3, 3:1, या 2:1, या 1:1। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 3:1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। कह रहा है कि दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध का है, या खट्टा दूध का है, या दही का है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो दूध या दही में प्यारे बच्चों यहाँ दिया है लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, और यहाँ दिया है कि उपरोक्त में सभी। तो आपको हमने जब पढ़ाया था तो उसमें बताया है कि दूध में कौन सा अम्ल होता है बच्चों? तो दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 40 का सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कहता है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4, HCl, HNO3, इनमें सभी। कौन सा प्रबल अम्ल? प्रबल अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। H2SO4, HCl और HNO3, यानी कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों का तीनों प्रबल अम्ल है, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें सभी। कैसे आप पहचानेंगे कि कौन प्रबल अम्ल और कौन दुर्बल अम्ल होता है? तो जितने भी ये सभी खनिज अम्ल है, ठीक है बच्चों, जितने भी खनिज अम्ल होता है वह सभी के सभी प्रबल होता है, और जितने भी कार्बनिक अम्ल होता है वह सभी दुर्बल अम्ल होता है। तो आपको सवाल है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा खनिज अम्ल है? तो एक सीधा सा इसमें पहचान है इसके लिए कि जिस अम्ल में कार्बन होगा वह दुर्बल अम्ल होगा, उसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जिसमें कार्बन नहीं होता है वह क्या होता है? तो प्रबल अम्ल होता है, उसी को हम लोग खनिज अम्ल भी कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि आप कहीं भी इसमें कार्बन नहीं है, यहाँ HCl है, इसमें C है, लेकिन वह ये C अलग नहीं है, वह C और L है, क्लोरीन है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का है कि NaOH, KOH और ये CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का यहाँ होल ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि आदि है, ये क्या है? अम्ल है कि क्षार है? तो आप देख रहे हैं कि पहला जो है इसमें सोडियम है, दूसरा में पोटेशियम, तीसरा में कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम है। तो यानी कि ये सभी धातुओं का क्या है? ये धातु सब में युक्त है। तो धातु जहाँ भी होगा
तो उसका ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, उसका प्रकृति क्या होगा बच्चों? तो उसका प्रकृति होगा क्षारीय। तो NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो कह रहा है कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है कि इनमें से कोई नहीं है। तो सब का सब क्या हो जाएगा बच्चों? वह सब का सब हो जाएगा क्षार, अर्थात इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 43 को देख सकते हैं। कह रहा है कि अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया कर बनाता है, यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है, यही यहाँ पूछ रहा है। तो अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया करने पर कह रहे हैं कि प्रबल अम्ल बनता है, दुर्बल क्षार बनता है, लवण बनता है या क्षार बनता है। यानी कि जब समान क्षमता वाले अम्ल और क्षार के बीच जब क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है बच्चों? लवण और जल। तो हम कह सकते हैं कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, अर्थात 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को आप देख सकते हैं। कोई भी प्रश्न जो है उसके चारों ऑप्शन मैं पढ़ के भी आपको बता रहा हूँ, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद से इसको गैस कर सकते हैं या अपने से इसके आंसर को अपने मन से इसको सही देने का प्रयास कीजिए, इससे आपकी तैयारी का भी पता चलेगा। कह रहा है कि पीएच स्केल का परास होता है, यानी कि जो पीएच स्केल होता है उसकी रेंज कितनी होती है? वह 0 से 14 तक होता है कि 7 से 14 होता है कि 0 से 7 होता है या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, पीएच स्केल का जो परास है वह 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 14 में 0 से 7 तक क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी कि 0 से 7 तक, और 7 से ऊपर 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है, और 7 जो है वह उदासीन होता है। तो 44 का सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 45 को देखते हैं। कहते हैं कि हमारे पेट में स्रावित HCl अम्ल का pH का मान कितना होता है? यानी कि हमारे पेट कहे या आमाशय कहे या जठर रस कहे, उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें HCl अम्ल होता है। उसका pH का मान पूछ रहा है, तो उसका pH का मान 1.0 होता है। क्या होता है बच्चों? 1.0। यहाँ ऑप्शन भी दिया है कि 1.8, 2.8, 1.0, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर सी हो जाएगा 1.0। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? कौन प्रबल अम्ल है? तो अभी हम आपको बताए थे कि प्रबल और दुर्बल अम्ल की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो जिस अम्ल में कार्बन होगा वह दुर्बल अम्ल होता है, जिस अम्ल में कार्बन नहीं होगा वह प्रबल अम्ल होता है। तो कह रहा है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो आप देखते हैं H2SO4, ठीक है बच्चों, H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भी, इसमें भी कार्बन नहीं है, ठीक। ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसमें भी कार्बन नहीं है, अर्थात ये जो तीनों है वह किसी में भी कार्बन नहीं है, अर्थात ये तीनों खनिज अम्ल है। तो खनिज अम्ल क्या होता है? तो प्रबल अम्ल होता है। इसलिए यह तीनों का तीनों क्या है? प्रबल अम्ल है, अर्थात 46 का सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है बच्चों, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कहा था कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो सीधा सीधा अभी आप समझ गए कि जिस अम्ल में कार्बन होगा वह दुर्बल होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा वह प्रबल होगा। तो अब देखिए यहाँ पहला में HCl है, इसमें कार्बन नहीं है, ये प्रबल हो गया। CH3COOH, इसमें कार्बन है, C और C यहाँ भी दिख रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। HNO3, इसमें भी कार्बन नहीं है, और लास्ट वाला जो H2SO4 है डी में, उसमें भी कार्बन नहीं है, अर्थात 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वह बी हो जाएगा, CH3COOH। इसमें कहीं भी इसमें क्या है? कार्बन है, अर्थात यह क्या है? कार्बनिक अम्ल है, इसलिए यह दुर्बल अम्ल है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बच्चों। 48 में कहा था कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, उसका प्रचलित नाम क्या है? तो आपको जब पाठ पढ़ाया गया है तो उसमें बताया गया है कि उसका प्रचलित नाम क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ ऑप्शन दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी में दिया है विरंजक चूर्ण, सी में दिया है बेकिंग सोडा, और डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो 48 का सही उत्तर बी हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र विरंजक चूर्ण का क्या होता है? तो आप लोगों को पढ़ाया गया है या ऊपर 48 में बताया गया, CaOCl2। तो यहाँ इसका ऑप्शन देख सकते हैं। पहला में दिया है कि CaOCl2, दूसरा में दिया है कि Ca कोष्ट में OCl इंटू Cl, और सी में दिया है कि ए तथा बी दोनों, और डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये ए और बी जो है वह ऑप्शन दोनों समान है, वह उसमें एक OCl करके उसको क्या किया गया है? कोष्ट में कर दिया गया है। यदि कोष्ट को खोल दिया जाए तो CaO और Cl से Cl में गुना होगा तो वह बन जाएगा OCl। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह ए और बी दोनों होगा, अर्थात सही उत्तर सी हो जाएगा। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है? तो वह ए तथा बी दोनों हो जाएगा।
तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी कभी कभी इस प्रकार से पूछ देता है, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ COCL देखे और मार दिए वहीं पे, आगे भी ऑप्शन में देख लेना है, कहीं अगर ये भी दिया होगा तो दोनों ऑप्शन दिया होगा जरूर कि दोनों में कोई कौन दोनों, तो सही उत्तर दोनों हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात जिसको शॉर्टकट में POP कहा जाता है, उसका अणु सूत्र क्या होता है, यानी कि उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो CaSO4 इंटू H2O या CuSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर जो है वह C हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट इसका नाम है, ठीक है बच्चों। तो 50 का आंसर C हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए कि जिप्सम क्या है। तो जिप्सम ही वह पदार्थ है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस पदार्थ से निर्माण होता है, किया जाता है, तो वह क्या है, जिप्सम है। क्या है बच्चों, जिप्सम। उसको भी आप एक क्वेश्चन के रूप में नोट कर लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, तो वह जिप्सम है। क्या है, जिप्सम। तो वही पूछ रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 इंटू 2H2O, CuSO4 इंटू 2H2O या CaSO4 या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है, इसलिए यहाँ पर ए में ऑप्शन दिया हुआ है। तो 51 का सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 को देख सकते हैं। कह रहा है कि रक्त का pH का मान कितना, रक्त मैंने खून यानी कि ब्लड का pH का मान कितना होता है प्यारे बच्चों। तो रक्त का pH का मान जो है 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हमारा, वह B हो जाएगा, 7.4। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 53 को देख सकते हैं। 53 में क्या कह रहा है, तो 53 में कह रहा है कि दूध का pH का मान होता है 6 होता है, 7 होता है या 8 होता है या 3 होता है। तो दूध का pH का मान जो है वह क्या होता है, 6 होता है। तो 6 वाले कैसे विलयन होते हैं, तो 6 वाले पदार्थ क्या होंगे बच्चों, तो वह 7 से कम यानी कि अम्लीय होगा। तो आपसे अब पूछा जाए कि दूध की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, लवणीय होगी या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी क्योंकि उसका pH का मान 6 है। तो यहाँ 53 दूध का pH का मान होता है, तो सही उत्तर ए हो जाएगा 6। 54 में आप देख सकते हैं कि सिरका का pH का मान कितना होता है। क्या सिरका, ठीक है बच्चों, सिरका का pH का, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है, ठीक। तो सिरका का pH का मान कितना होगा, तो सिरका का pH का मान जो है वह 3 होता है। कितना है होता है बच्चों, 3। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को आप देख सकते हैं। 55 तो लिखा नहीं गया है, मिस्टेक से 56 लिख दिया गया है, तो 56 को ही देखिए। कह रहा है कि अम्ल वर्षा का pH का मान होता है 4.6, 5.6, 6.6 या 3.6। तो अम्लीय वर्षा का pH का मान वह 5.6 होता है, अर्थात 56 का सही आंसर B हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कह रहा है कि लार का pH का मान होता है, लार का pH का मान कितना होता है, तो 6.3 का रहा है या 7.3 का रहा है या 8.3 का रहा है या 5.8। याद बच्चों, लार का pH का मान वह 6.3 अर्थात 57 का सही उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। कह रहे कि लार का pH का मान कितने से कम होने पर दांतों का संचालन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दांत में हमारी छींड़ी लगनी, यानी कि एक काली काली जो परतें बनने शुरू हो जाती है, जैसे दांत का होता है खराब होता है, वह कब शुरू होता है, तो जब हमारा दांत यानी कि जब लार का pH का मान यानी कि हमारे मुंह के जो pH का मान होगा वह 5.6 से कम होता है, तब हमारे दांतों का संचालन शुरू हो जाता है। तो 58 का सही उत्तर ये हो जाएगा 5.6। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 59 को देख सकते हैं। निम्न में कौन क्षारीय पदार्थ है, चीनी, दूध, चूना, दही। चीनी मीठा होता है, ठीक है बच्चों, ये दूध भी मीठा होता है, दही मीठा या खट्टा होता है। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा क्षारीय पदार्थ है, कौन क्षारीय पदार्थ है, तो ये चूना जो है वह क्या है, क्षारीय पदार्थ है। अगर आपसे पूछ दे कि चूना किस प्रकार का पदार्थ है, तो चूना किस प्रकार का पदार्थ है बच्चों, तो वह क्षारीय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 जो अंतिम क्वेश्चन है इसका, वह यहाँ पर सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग प्रदान करता है, यानी कि सार्वत्रिक जो सूचक होता है उस शुद्ध जल में उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वत्रिक सूचक का जो शुद्ध जल में रंग होता है वह हरा होता है, अर्थात 60 का सही उत्तर B हरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक
यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 60 तक सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर कर लिए हैं। इसलिए जो भी बच्चे इसको देख रहा है वह पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों यदि देखकर नोट कर लेता है तो परीक्षा में कोई भी एक भी प्रश्न आपका अम्ल छात्र वर्ण से नहीं छूटेगा। तो फिर हम मिलेंगे, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो बच्चों